हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पिंक पहाड़ी में। तो यहाँ पर एक सीरीज़ चल रही है ज्योग्राफी की टॉप 20 के नाम से। तो पिछली वीडियो में देखा होगा आपने कि हमने 20 प्रश्नों पर चर्चा करी थी वहाँ पर ज्योग्राफी के। तो मैंने हर प्रश्न में ही एक्सप्लेन किया था, 4 ऑप्शन जो उसी टाइप से डिज़ाइन किए थे मैंने वहाँ पर, उन पे अलग अलग सब पे चर्चा की थी वहाँ पर। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हर फैक्ट। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जैसे कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो आपको सही आंसर का चयन करना है, अपने मन में ही कर लीजिए। आपको अपने मन में आंसर का चयन करना है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सही आंसर। तो भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, श्रीलंका भी आता है। दोस्तों यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है वो चारों सही हो जाएंगे। तो इसमें अगर एलिमिनेट करने के लिए कभी आता है तो वो आता है म्यांमार। जो म्यांमार है, तो म्यांमार जो है भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये कई एग्जामों में बन भी चुका है क्वेश्चन कि भारत उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 3,500 किलोमीटर, दूसरा है 7,516 किलोमीटर, तीसरा है यहाँ पर 6,000 किलोमीटर और चौथा है 9,500 किलोमीटर। तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है यहाँ पर 7,516। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बन गया होगा दोस्तों, एसएससी से लेकर रेलवे से लेकर उत्तराखंड में भी कई बार बन चुका है। तो ऐसे प्रश्नों की संभावना बार बार रहती है एग्जाम में बनने की। तो आपको ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने एग्जाम में। अगर भारत के मुख्य भूमि की तट सीमा की लंबाई आएगी तो वो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। और अगर आएगी द्वीपों समेत भारत की कितनी तट लंबाई है तो वो हो जाएगी 7,516। तो दोनों फैक्ट आपको याद कर लेने हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसा बन जाएगा प्रश्न की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है। तो मुख्य भूमि की हो जाएगी 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों समेत जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया इस साइड से गुजरात वाली साइड पे, और अंडमान निकोबार, तो उनकी टोटल जो भारत की टोटल सीमा हो जाएगी वो हो जाएगी 7,516। तो दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे 3 छोटे राज्यों का आरोही क्रम क्या है। तो पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, दूसरा है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, तीसरा है सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा और चौथा है गोवा, त्रिपुरा और सिक्किम। तो आपको सही आंसर का चयन करना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल में वो तो है गोवा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से आएगा तो सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो गोवा है वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर सिक्किम आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न दिया गया है, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है। तो भारत में वैज्ञानिक संरचनाओं की दृष्टि से जैसे कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना हो गया, जैसे बिंद हो गया। तो धारवाड़ है जो खनिज की दृष्टि से धारवाड़ जो मुख्यतः है, और गोंडवाना जो कोयला के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा आएगा क्वेश्चन की कोयला की खानों के लिए कौन सा क्षेत्र माना जाता है, तो गोंडवाना लैंड है दोस्तों। और जो धारवाड़ कर्नाटक वाले क्षेत्र में है ये भी खनिज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर सीरियल वाइज लगाना है इनको कि पहले कौन आया फिर बाद में कौन सा। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आया था दोस्तों धारवाड़। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं कर्नाटक में, खनिज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आई थी कुड़प्पा, उसके बाद आया था विंध्याचल वाला क्षेत्र है जो एमपी में विंध्य वाली, और गोंडवाना जो छोटा नागपुर पठार की ओर है, गोंडवाना लैंड, वहाँ पर कोयले की खदानें पाई जाती है। झरिया हो गया वहाँ पर, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कई लोगों ने। तो गोंडवाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। तो आजकल जो प्रश्न डिजाइन किए जा रहे हैं आयोग के द्वारा वो ऐसे ही किए जा रहे हैं, आपने देखा होगा ईओ के एग्ज़ाम में, आरओ के एग्ज़ाम में, और जैसे बीडीओ बीपीडीओ। तो ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं आजकल डेप्थ में। तो आपको भी उसी टाइप से पढ़ाई करनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, काल क्रमानुसार के आधार पर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम लगाना है दोस्तों यहाँ पर। जो सबसे पहले जैसे अरावली पर्वत है, पूर्वी घाट है, डेक्कन ट्रैप है और हिमालय है, तो सबसे पहले कौन सा किसका निर्माण हुआ, सबसे बाद में किसका हुआ। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कूट दिए गए हैं यहाँ पर, एक सेकेंड।
पहला ऑप्शन दिया गया है अरावली, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है डेक्कन ट्रैप और चौथा है हिमालय। तो सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया दोस्तों देख लेते हैं। आएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, 1 2 3 और 4। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले अरावली। अरावली की पहाड़ियाँ जो राजस्थान हो गया आपका, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ये अरावली की पहाड़ियाँ वहाँ पर आती है। तो अरावली अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो सबसे पहले अरावली आया था। उसके बाद जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट वाला क्षेत्र उड़ीसा के महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटका आ गया और दक्षिण के जितने भी राज्य हैं तो डेक्कन ट्रैप में है। और हिमालयी क्षेत्र सबसे बाद में आए। तो हिमालय कौन सा पर्वत है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि हिमालय वलित पर्वत, तो दोस्तों हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। और जो अरावली है वो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। और जो विंध्याचल पर्वत है और सतपुड़ा है वो आ जाते हैं फोल्ड माउंटेन में। तो दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलना है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किसने किया था। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, पहला ऑप्शन है एलन संडेजा, दूसरा है सिडनी बुराई, तीसरा है कैप्टन रीज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका वर्गीकरण किया था सिडनी बुराई ने। तो सिडनी बुराई इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। पहला ऑप्शन है बुर्जिल दर्रा, दूसरा है बनिहाल दर्रा, तीसरा है रोहतांग दर्रा, चौथा है लिपुलेख दर्रा। तो जो बुर्जिल दर्रा है वो J&K में पड़ जाता है और जो बनिहाल दर्रा है ये भी J&K में है और जो रोहतांग दर्रा है ये है हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, जो जवाहर सुरंग है। और जो रोहतांग सुरंग से गुजरती है दोस्तों वो है अटल टनल। जो अटल टनल है ये रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है दोस्तों। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रभावित नहीं होती है। तो भ्रंश घाटियों में जैसे जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है वो भ्रंश घाटियों में बहती है दोस्तों, जैसे नर्मदा हो गई, दामोदर भी आती है इसमें, ताप्ती भी आती है। तो महानदी यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो महानदी है ये भ्रंश घाटी में होकर नहीं बहती है दोस्तों, ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे कि नर्मदा, दामोदर भी हालांकि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु यहाँ पर जो दामोदर है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाएं। तो ऐसे भी आ जाता है कभी कभी, जैसे ईओ के पेपर में देखा होगा आपने कि यमुना की सहायक नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना था वहाँ पे। तो ऐसे ही अगले एग्जाम में ऐसे ही दर्रों से भी बन जाएगा प्रश्न। तो पहला जैसे यहाँ पे जयलेपला दर्रा दिया गया, दूसरा बॉमडीला, तीसरा लिपुलेख, चौथा भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर चौथा दिया है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, तो इनको सीरियल वाइज लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, जो ऊपर प्रश्न में भी दिया गया है। हमको लगाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर कूट दिए गए हैं नीचे, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 3 1 2। ऊपर ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। जो जयलेपला दर्रा है वो पड़ता है सिक्किम में, जो बॉमडीला है वो अरुणाचल में, और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, और बनिहाल दर्रा J&K में। तो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। तो सिंपल सा है यहाँ पर, जो बनिहाल दर्रा है यह तो पड़ता है J&K में, तो पश्चिम में J&K, पश्चिम में पड़ता है J&K। उसके बाद लिपुलेख उत्तराखंड में, तो उसके बाद उत्तराखंड ही आता है। मैप में भी देखते होंगे आप कि J&K के बाद उत्तराखंड है। उसके बाद जयलेपला है, जो जयलेपला कहाँ है दोस्तों, सिक्किम में, तो सिक्किम में हो जाएगा। उसके बाद बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सीरियल हो जाएगा इस दोस्तों इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दसवां प्रश्न है यहाँ पर, सह्याद्री निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है।
तो सह्याद्री किसे कहते हैं दोस्तों? जो पश्चिमी घाट है उसका अन्य नाम एक सह्याद्री भी है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है भ्रंशोत, दूसरा है वलित, तीसरा है अवशिष्ट और चौथा है ज्वालामुखी। तो जो सह्याद्री है दोस्तों ये भ्रंशोत पर्वतों के अंतर्गत आता है, और वलित तो आपने हिमालय भी देखा होगा, हिमालय पर्वत वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, और अवशिष्ट अरावली, और ज्वालामुखी तो दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न दिया गया है, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो पहला ऑप्शन है लघु हिमालय, दूसरा है उप हिमालय श्रेणी जिसको शिवालिक भी कहते हैं, तीसरा है महान हिमालय, और चौथा है ट्रांस हिमालय। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से जान लेते हैं इनको। जो लघु हिमालय है ये सर्वाधिक चौड़ा है, जो लघु हिमालय है वो सर्वाधिक चौड़ा है, और उप हिमालय शिवालिक श्रेणी को कहते हैं, और इसका अन्य नाम मैनाक श्रेणी भी कहते हैं दोस्तों इसको, जो शिवालिक है। जो महान हिमालय है इसको ग्रेटर हिमालय जिसको बोलते हैं, ये महान हिमालय होता है। और जो ट्रांस हिमालय वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से किस हिमालय को जाना जाता है? तो ये ट्रांस हिमालय को ही जाना जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है दोस्तों। जो तिब्बत वाला क्षेत्र हो गया, जैसे कि लद्दाख वाला क्षेत्र, वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है दोस्तों। क्वेश्चन बनते हुए आ रहा है एग्जाम में, तो देख लेते हैं यहाँ पर। जो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच है वो है एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है ये है शिवालिक और मध्य हिमालय, इसको बोलते हैं एमबीटी मेन बाउंड्री फोल्ट। तो ये हो जाएगा। और जो शिवालिक और दून के बीच में उसको बोलते हैं एचएचएफ। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अगला देख लेते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? तो ऐसे भी आता है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ऐसे सीरियल वाइज लगाने के लिए आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। विंध्याचल दिया है, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती, और दूसरा ऑप्शन है विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, तीसरा है नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती, सतपुड़ा, और चौथा है विंध्याचल, ताप्ती, नर्मदा, सतपुड़ा। तो इनको लगाएंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। जो विंध्याचल और सतपुड़ा है उनके बीच नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, तो जो विंध्याचल पर्वत ऊपर हो जाएगा, उसके बाद सतपुड़ा, जैसे ये विंध्याचल पर्वत हो गया और इसके बीच में ये जा रही है नर्मदा नदी, और ये हो गया आपका यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत। तो इनके बीच में भ्रंश घाटी में बहती है दोस्तों नर्मदा नदी, और इसके नीचे जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत के नीचे यहाँ पर ताप्ती नदी बह रही है, और इसके नीचे जो अजंता महाराष्ट्र में पड़ती है पहाड़ियाँ, ये हो गया अजंता और सतपुड़ा के बीच में बहती है ताप्ती। और आपको यहाँ पर इजी हो जाएगा। अब सबसे पहले आ जाएगा विंध्याचल, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद सतपुड़ा और उसके बाद ताप्ती। तो दोस्तों बी इज राइट आंसर। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? तो यहाँ पर दर्रे दिए गए हैं दोस्तों, ये थाल घाट नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, थाल घाट, भोर घाट, तीसरा है पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, और चौथा ऑप्शन है भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो ये जो थाल घाट है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और भोर घाट भी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो उत्तर में कौन सा है? थाल घाट, और उसके बाद भोर घाट भी महाराष्ट्र में, और पाल घाट पड़ता है आपका केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। तो जो केरल और तमिलनाडु की सीमा को जोड़ता है वो है पाल घाट दर्रा दोस्तों। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका। अगला बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है JNK, चौथा है मणिपुर। तो दोस्तों हिमालयी राज्य जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो अपना प्यारा उत्तराखंड देवभूमि। तो उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सबसे बड़ा हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों आप ये भी नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है नहरों से, दूसरा है ज्वार भाटा से, तीसरा है धाराओं से, और चौथा है सुनामी लहरों से। तो जो सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है दोस्तों वो होता है लहरों से। जो समुद्र की लहरें
पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है, जैसे गुजरात वाले क्षेत्र पे, कच्छ वाले क्षेत्र पे देखा होगा आपने मैप में, और नीचे से तमिलनाडु वाला क्षेत्र है जो चेन्नई बीच वाला, और इधर से गोवा। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा तटीय अपर्दन लहरों से ही होता है दोस्तों, जो समुद्र की लहरें आती है उनसे सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, ऐसे ही हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।